और आइए अब जरा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां चुनावी दंगल कुछ इस तरह से है कि जबान न सिर्फ फिसल रही है बल्कि कुछ ऐसी बातें निकल रही हैं बड़े बड़े नेताओं की जबान से जो बहुत कुछ चोट पहुंचा जा रही है। 3 चरण का चुनाव हो चुका, चौथे चरण का चुनाव बाकी है और ऐसे में अब प्रचार इतना आक्रामक हो चुका है कि बहुत मुश्किल हो रहा है संयम बरतना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हैं जो कि अपनी रैली में अलग अलग मुद्दों को उठाते हैं। उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो 24 घंटे के भीतर तमाम बूचड़खाने जो उत्तर प्रदेश में हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बात करते हैं अलग लिहाज में, उसका जवाब समाजवादी पार्टी और बीएसपी देती है अलग तंज में। आखिरकार उत्तर प्रदेश की इस चुनाव को लेकर हो क्या रहा है? जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे भारतीय जनता पार्टी के, उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर इस प्रदेश में सारे कत्लखाने बंद कर दिए। मौका भले ही चुनावी हो, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान को हल्के में जरा भी नहीं लिया जा सकता। उत्तर प्रदेश की एक चुनावी रैली में अमित शाह ने एक बयान से 2 निशाना साधने की कोशिश की। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आती है तो सूबे में चल रहे बूचड़खानों को फौरन बंद करा दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि बूचड़खानों की वजह से प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मेरे कार्यालय में एक दिन सुबह बड़े सवेरे ताऊ आ गए। उन्होंने कहा अमित भाई मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया। मैंने बोला ताऊ क्या हुआ तेरे साथ? तो कहा मैं बैलगाड़ी में गन्ना डालकर चीनी मिल जा रहा था, रास्ते में अमरूद की एक रेकड़ी देखी तो पोते को अमरूद लेने के लिए पोते के लिए मैं गया, वापिस आया तो मेरा बैल ही गायब हो गया। मैंने कहा ताऊ इसमें क्या इतनी परेशानी कर रहा है, थाने जा रपट लिखा, आजम खान की भैंस मिल गई, तेरा बैल भी मिल जाएगा। उसने कहा अमित भाई मेरा बैल नहीं मिलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा ताऊ? तो उसने कहा मेरा बैल ये बूचड़ खाने वाले कत्ल खाने वालों ने काट दिया। बीजेपी ने प्रदेश में बूचड़खानों को बंद करने का ऐलान अपने घोषणा पत्र में भी किया है। उत्तर प्रदेश में 317 रजिस्टर्ड बूचड़खाने हैं जहां से सबसे ज्यादा भैंस के मांस का निर्यात किया जाता है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा करीब 11.5 लाख टन मांस का उत्पादन करता है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती नजर आ रही है। लिहाजा शाह का ये बयान वोटों के ध्रुवीकरण के तौर पर भी देखा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो बयान दे रहे हैं उस पर एक के बाद एक विवाद हो रहा है। अगर अमित शाह ने अपने इस बोल में जहां बूचड़खाने की बात कही, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान श्मशान और ईद उसके साथ कब्रिस्तान को लेकर एक नई विवाद को जन्म दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना शायद एक अलग अंदाज में हो सकता है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की बख्या उधेड़ रहा है, उसे लेकर चुनाव आयोग तक जा रहा है, स्पष्ट है कि कोई भी पक्ष इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी भी मुद्दे पर कुछ भी कर सकता है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। चुनावी रैली से प्रधानमंत्री मोदी ने बात तो की थी सबका साथ सबका विकास की, लेकिन पीएम मोदी का बयान विपक्षी पार्टियों को तीर जैसे चुभ गया। नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी ने मोदी के बयान को वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़ा, किसी ने मोदी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का आरोप है कि ये बयान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। पता नहीं कौन खबर देता है प्रधानमंत्री जी को
एक बार खबर दी किसी ने, एक बार खबर दे दी कि गांव में मथुरा के बिजली लगवाई है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया लाल किले से बताओ। और जब छानबीन हुई तो पता लगा 30 साल पहले वो गांव पहले ही बिजली विद्युतीकरण हो चुका। हम कहते हैं अच्छी जिंदगी दीजिए, वो कहते हैं मरने पर बीमा दूंगा। मोदी जी अच्छे दिन के दीदार करवाइए, देश की जनता को, यूपी को मौत के द्वार मत ले जाइए। झांसा में लेके लोगों को वोट ले लिया और देश को धोखा दिया, ठेंगा दिखा दिया। और उत्तर प्रदेश ये सब कम्युनलाइज करना चाहता है सोसाइटी में। दिन भर बीजेपी और दूसरी पार्टियों के बीच इसी बयान को लेकर घमासान होता रहा। बीजेपी नेताओं ने भी प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। हमको जब मौका मिला हमने तो सबके साथ सबकी विकास किया, उन्होंने एक तरफा क्यों किया? और उनको सच चुभती है, सच कड़वी होती है। हर इंसान जो है बराबर है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, और जन्म से लेकर अंत तक बराबर है, कोई उसमें नहीं है भेदभाव। तो क्या हिंदुओं के अंतिम संस्कार नहीं होते? इसको कम्युनल कहना? क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समान रूप से सबके, और अंतिम संस्कार तो यहाँ पर सोचा जाता है कि हर व्यक्ति को अंतिम संस्कार उसके अच्छे से करना चाहिए। यूपी के चुनावों का आधा रण पूरा हो चुका है, जबकि आधा दौर अभी बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जुबानी जंग अगर और तेज हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश के इन चुनावों ने कम से कम इतना तो जतला ही दिया है देश की जनता को कि चुनाव जीतने के लिए नेता कभी भी, कहीं भी और कुछ भी बोल सकते हैं, भले वो गरिमा के बराबर हो या ना हो। अब जरा उत्तर प्रदेश के इस महाभारत में यह भी आपको दिखा दें कि समाजवादी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। गायत्री प्रजापति एक ऐसे विधायक, एक ऐसे मंत्री जिसे लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हमेशा प्रॉब्लम रही, हमेशा समस्या रही। लेकिन गायत्री प्रजापति अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए अमेठी पहुंचे उनके समर्थन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। लेकिन जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच पर थे तो गायत्री प्रजापति की हिम्मत नहीं थी कि वो मंच पर खड़े रहें। मुख्यमंत्री जी निकले तो गायत्री प्रजापति मंच पर वापस पहुंचे। यह प्रदर्शित करता है कि उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन दूरियां आज भी वैसी ही हैं। गायत्री प्रजापति का इमोशनल कार्ड। अमेठी की जनसभा में मंच पर बोलते बोलते कुछ इस तरह भावुक हो गए गायत्री प्रजापति। वो बोलते बोलते रोने लगे और आंसू पोंछते हुए भाषण को खत्म कर मंच से नीचे उतर गए। दरअसल रेप के आरोपों में फंसे गायत्री प्रजापति पर सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। अमेठी की इस जनसभा में सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे, लेकिन अखिलेश के दामन को दाग न लगे, इसलिए जब अखिलेश बोलने आए तो गायत्री प्रजापति मंच से नीचे उतर गए। अखिलेश ने अपने भाषण में गायत्री प्रजापति का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने फतेहपुर की रैली में गायत्री प्रजापति का नाम लेकर अखिलेश सरकार को निशाने पर लिया था। कौन सा काम किया आपने अखिलेश जी? ये आपके गायत्री प्रजापति ने कौन सा काम किया? आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं, बलात्कार, उसके बाद हत्या। ये काम कौन से काम है? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाओ तो। गायत्री प्रजापति को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी को मुद्दे की राजनीति करने की सलाह दे रही है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो उठाना छोड़ दें, मुद्दों पर बात करें। गायत्री आरोपित है, उन पर एफआईआर लिखा जा चुका है। इसके पहले उनको हाई कोर्ट से महिला की 3 बार आवेदन खारिज हो चुका था। अमेठी में इस बार मुकाबला काफी रोचक है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी कैंडिडेट गायत्री प्रजापति को अपनी छवि पर लग रहे दाग के साथ साथ कांग्रेस के उम्मीदवार का भी सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है इस दोहरी चुनौती से पार पाना गायत्री प्रजापति के लिए फिलहाल आसान नहीं। टीम न्यूज नेशन। 23 फरवरी को चौथे दौर का मतदान होना है उत्तर प्रदेश में, और इससे पहले रैलियां भी जबरदस्त तो हो रही हैं। नेता कोई भी हो, बोल तो ऐसे आक्रामक हैं कि बस लगे कि कान में शीशा उतर गया।
कांग्रेस और समाजवादी की दोस्ती हुई कैसे? भाइयों बहनों, कारण बड़ा साफ साफ है कि ग्लास की फैक्ट्री लगने वाली नहीं तो भी शिलान्यास अगर राजीव गांधी कर सकते हैं और अखिलेश जी मेट्रो नहीं है तो भी मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की दोस्ती होना बड़ा स्वाभाविक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित, और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। यानी कि वो दलित विरोधी आदमी है। मोदी जी विकास की बात करते हैं, उनकी एक खूबियत आपको बताता हूं। जैसे ही मोदी जी को डर लगता है, जैसे ही उनके दिल में घबराहट होती है, वो नफरत फैलाना शुरू करते हैं। एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी से कम बताओ, अब तो सबका जमा हो गया 500,000 रुपया, बताओ इसमें से काला धन कितना था? कम से कम आंकड़े आए देश के सामने, और कम से कम ये तो बात बता दो कि आपने कहा था कि ये पैसा जब नोट बंद हो जाएगा तो देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बताओ सीमा पर कितना आतंकवाद खत्म हो गया है? कोई जवाब नहीं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हर कोई अपने अपने अंदाज में वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में रायबरेली की हाई प्रोफाइल सीट कुछ अलग ही अंदाज है। इस सीट का भी यहां पर कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। प्रियंका गांधी यहां प्रचार कर रही हैं। विधानसभा की 6 सीटें हैं, लेकिन क्या कांग्रेस यहां अपनी लाज बचा पाएगी? ये लाख टक्के का सवाल है। के चुनाव लड़े सारे प्रत्याशी। रायबरेली गांधी परिवार का एक ऐसा सियासी किला जहां कांग्रेस की प्रतिष्ठा इस बार भी दांव पर है। चौथे चरण के चुनाव में रायबरेली की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। रायबरेली जीतना कांग्रेस के लिए कितना अहम है, ये बात इस बात से जाहिर हो जाती है कि खुद यहां प्रचार का जिम्मा प्रियंका गांधी ने संभाल लिया। शुक्रवार को पहली बार प्रचार करने रायबरेली पहुंच गई प्रियंका गांधी, जहां विरोधियों पर उन्होंने चुन चुन कर वार किए। क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? आपके 2 नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी आज आपके सामने आए हैं। रायबरेली की सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए प्रियंका के साथ राहुल भी रायबरेली पहुंचे थे और राहुल गांधी ने भी विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने रायबरेली को फूट पाट दिया होता, महंगी चीज नहीं थी, 50,000 करोड़ की चीज नहीं थी, मगर नहीं, छीन लिया आपसे, आपका भविष्य छीना, आपके युवाओं का रोजगार छीना, मेड इन रायबरेली छीना आपसे। बदला लेना था, बदला लेना था। रायबरेली में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों से कांग्रेस का सफाया हो गया था, लेकिन इस बार हालात जुदा हैं। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन 2 सीटों पर बात नहीं बन पाई है। 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के उम्मीदवार लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पे फ्रेंडली फाइट हो रही है। रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ से कुछ नहीं मिला था। यही वजह है कि प्रियंका और राहुल गांधी ने खुद यहाँ मोर्चा संभालकर अपने सियासी किले को दोबारा हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सुल्तानपुर से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। मुंबई में कल बीएमसी का चुनाव है और कल यह तय हो जाएगा कि मुंबई का डॉन कौन। जी हां, उस फिल्म को याद कीजिए जिसमें सत्या फिल्म में भीकू मात्रे कहता है कि मुंबई का डॉन कौन।
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सबसे पुराने गठबंधन के ये दो साथी, लेकिन आज एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। और मुंबई महानगर पालिका यही वो हड्डी है जो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में है। इसमें से कौन ये बाजी मार ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर शिवसेना ने बीएमसी पर अपना कब्जा जमा लिया तो केंद्र सरकार से शिवसेना के तमाम सांसद इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये वर्चस्व की लड़ाई कहां जाती है और किस करवट बदलेगी, ये प्रदर्शित करेगा कि क्या सबसे पुराने दोस्त बने रहेंगे या ये रंजिश खुलकर सामने आएगी। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी? क्या बीएमसी में शिवसेना की होगी वापसी, या फिर बीजेपी रचेगी इतिहास, या फिर कांग्रेस और एनसीपी करेगी उलटफेर? बीएमसी का चुनाव भले ही स्थानीय निकाय का चुनाव, लेकिन इन चुनावों पर देश की निगाहें टिकी। शिवसेना और बीजेपी की सालों पुरानी दोस्ती इस बार टूट गई और पहली बार दोनों पार्टियां अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरी हैं। हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। अंतिम दौर में मैं आपको बताऊं कि तमाम जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो पीआरओज हैं, जगह जगह से यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें ईवीएम मशीन्स हैंडओवर करने का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो पीआरओज हैं उन्हें हैंडओवर की जा रही हैं ये मशीनें। सभी पार्टियां मुंबई के कायाकल्प करने की बात तो कर रही हैं, लेकिन मुंबई की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। पीने के पानी से लेकर शहर में गंदगी एक बड़ी समस्या है। इस वक्त मैं मुंबई के विद्या विहार इलाके में खड़ा हूं और ये जो इलाका है पूरी तरह आपको दिखा दूं कि दरअसल ये पूरा झुग्गी है, झुग्गियों वाला इलाका है और तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। और साफ तौर पर इस इलाके की अगर बात करूं तो इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी जो है वह ये है कि सामने आप देख सकते हैं ये तानसा झील से आई हुई पाइपलाइन है और इसी पाइपलाइन से मुंबई को पानी सप्लाई की जाती है। बोरीवली के इलाके में लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर पानी की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो किसी को भी वोट नहीं देंगे। जिसको लेकर एक नोटिस इस बोर्ड के बीच में लगाया गया है। उन्होंने अपील की है कि अब वक्त आ गया है कि रेसिडेंट जो हैं वो नोटा बटन दबाएं, नेता को नोटा कहें और नन ऑफ द अबव ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो कुल मिलाकर इन लोगों की नाराज़गी इस बोर्ड के ज़रिए साफ देखी जा सकती है। इनकी नाराज़गी ये है कि ये मनपा के बीएमसी के सभी प्रकार के टैक्स देते हैं, बावजूद इसके इनकी सोसाइटी जो है पानी की मूलभूत सुविधा से वंचित है। जाहिर है मुंबई में बीएमसी का बजट किसी छोटे राज्य से कम नहीं होता। ऐसे में हर पार्टियां वोटरों को लुभाने का पूरा जोर लगा रही हैं। खास बात यह है कि बीएमसी चुनाव बीजेपी और शिवसेना के लिए करो या मरो वाला हो चुका है। माना जा रहा है कि 23 फरवरी को आने वाले बीएमसी चुनाव के नतीजे केंद्र में बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती को खत्म भी कर सकते हैं। शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। केरला में एक मलयालम अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त वो शूटिंग से वापस लौट रही थी, उनकी कार को टक्कर मारकर पहले किडनैप करने की कोशिश की गई और उसके बाद 4 लोग उनकी कार में घुस गए और 1 घंटे तक उनका यौन शोषण होता रहा। इस दौरान अपराधियों ने वीडियो भी बनाया और ये फुटेज अभी भी उपलब्ध है लोगों के पास। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतना जघन्य अपराध कैसे किया गया, किन लोगों ने इसे अंजाम दिया। जाहिर सी बात है, बहुत ही सोची समझी साजिश होगी। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम की है, जहां मलयालम अभिनेत्री के साथ हुई छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दक्षिण के फिल्म जगत की कई हस्तियां सड़क पर उतरी। 17 फरवरी की रात 10 बजे के करीब केरल के अन्नाकुलम में कुछ बदमाशों ने अभिनेत्री का अपहरण करके छेड़खानी की थी। अभिनेत्री ने इसकी शिकायत पुलिस से की है, जिसके मुताबिक अभिनेत्री जिस वक्त फिल्म की शूटिंग के बाद घर लौट रही थी, उसी वक्त उनकी कार को पीछे से दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी। इसके बाद दूसरी गाड़ी में सवार 5 लोग अभिनेत्री की कार में घुस गए और अभिनेत्री के ड्राइवर को डरा धमकाकर भगा दिया। इसके बाद एक्ट्रेस को किडनैप करके सड़क पर कार दौड़ाते रहे। इस दौरान आरोपियों ने अभिनेत्री के साथ छेड़खानी की। बदमाशों ने इसका वीडियो भी बनाया और कुछ फोटो भी खींचे। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। Somebody said that it was very desolate.
and it was known person. All these things are there. So something is clumsy somewhere. We are trying to find it out and we will do a good job and then come back to you. अभिनेत्री से छेड़खानी के बाद केरल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। देखिए, केरला में जब से कम्युनिस्ट सरकार आई है लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। रेप, गैंग रेप और सेक्सुअल असॉल्ट्स आम बात हो गई है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग है कि किस तरह से कल एक हीरोइन को 2 घंटे बंधक बना के रखा असामाजिक तत्वों ने। जिस अभिनेत्री के साथ ये वारदात हुई है वो मलयालम फिल्मों का जाना माना चेहरा है और कई फिल्मों में लीड रोल कर चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। और कुछ ऐसी ही घटना दिल्ली के हौस खास इलाके में हुई, जहां लिफ्ट के बहाने एक लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। युवती अपने दोस्तों के साथ हौस खास विलेज गई थी। घर जाते वक्त एक अनजाने शख्स ने उसे लिफ्ट देने की बात कही। पीड़ित लड़की उसके झांसे में आई और फिर जो हुआ वो वाकई में बहुत निंदनीय है। लिफ्ट देने के बहाने लड़की से बलात्कार। घर छोड़ने की बात कहकर पार्क में दिया घिनौनी वारदात को अंजाम। ये वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई है, जहां हौज खास विलेज इलाके में शनिवार की रात नॉर्थ ईस्ट की युवती को पहले लिफ्ट के बहाने अपने जाल में फंसाया। आरोपी ने पीड़ित से कहा कि उसकी गाड़ी थोड़ी आगे है, तब महिला उसके साथ चली गई, लेकिन आरोपी उसे डियर पार्क में ले गया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। दिल्ली के हौस खास थाने में एक महिला ने एक शख्स के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल ये महिला शनिवार की रात अपने दोस्तों के साथ हौस खास विलेज आई थी घूमने के लिए। जब वहां से वापस जा रही थी तो महिला का आरोप है कि लिफ्ट देने के बहाने उस शख्स ने उसको कार में बैठाया और कुछ दूर आगे ले जाने के बाद पार्क के पास उसने महिला से कहा कि यहाँ पर पार्किंग इशू है, इसलिए गाड़ी थोड़ी सी और आगे खड़ी करनी पड़ेगी, और गाड़ी को थोड़ी सी और आगे ले जाकर वो सुनसान इलाके में ले गया और उसके बाद से आरोप है कि उसने महिला के साथ बलात्कार किया। जानकारी के मुताबिक युवती अपनी बहन और दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए हौजखास विलेज आई थी। वारदात के बाद आरोपी युवती का मोबाइल भी लेकर फरार हो गया ताकि पीड़ित युवती किसी को खबर न कर सके। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जो न्यूएंसेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसकी जांच हो रही है। जो थ्रेड्स और जो लीड्स अवेलेबल हैं उस पे काम हो रहा है। जल्दी ही हम कानून के हवाले कल्प्रिट को करेंगे। फिलहाल पुलिस ने केस जरूर दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपी को भी जल्द पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ये वारदात हुई है उसके बाद फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।